तो बच्चों जस्ट अभी हमारा लाइव सेशन हुआ और इसमें हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। कुछ इसी श्रृंखला में कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई लेवल के आपको और मैं दे दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए ये वीडियोस इस चैनल पे डाला जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखते टाइम क्वेश्चंस रीड करके पहले सॉल्व करना है, फिर वीडियो देखना है। यही इसका पर्पज़ है। आपने जो भी बेसिक फंडामेंटल सीखे उसको अप्लाई करना है, राइट। तो पहले पॉज करके क्वेश्चंस रीड करो, ट्राई करो और फिर सॉल्व करो। ये एक तरह से आपका एक असाइनमेंट है विद सॉल्यूशंस जो आपको मिल गया है छोटे से वीडियो के फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैविंग equal masses fly off perpendicularly to each other with a velocity 12. Then the velocity of third part which has 3 times the first part is. तो एक बॉडी है बच्चों m मास की, रेस्ट पे है और ये सडनली टूट जाती है 3 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स जिनके मासेस इक्वल हैं, x और x मान लो, दे मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं विद स्पीड 12 मीटर्स पर सेकेंड। 12 मीटर्स पर सेकेंड, दोनों के मास x और x हैं। और जो तीसरा पार्ट है बच्चों जिसका टोटल मास इज 3 टाइम्स ऑफ ईच पार्ट, दैट इज 3x, इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है, राइट। और इसका एंगल भी पता करना है, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जितने भी सडन एक्सप्लोजन्स, कोलिजन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे टोटल मोमेंटम कंजर्व करना होता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज 0। फाइनली अगर आप लिखेंगे बच्चों तो x इंटू 12 जे कैप प्लस x इंटू 12 y कैप प्लस 3x टाइम्स v वेक्टर। तो यहाँ से x की जरूरत नहीं, कट ही गया। सो यू विल हैव v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12/3 टाइम्स i प्लस जे। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज देखूँ, सो v वेक्टर कम्स आउट टू बी माइनस 4 टाइम्स i प्लस जे। सो यू विल हैव v वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज 4√2, राइट। और 4√2 में अगर आप देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब एंगल आपको देखना है। अब यहाँ पे कई लोगों को 45 डिग्री दिख रहा होगा डायरेक्टली i प्लस जे, बट बच्चों आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये 45 नहीं है, ये दिस इज 135 डिग्री इफ यू सी, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों नेगेटिव हो गए, राइट। सो ये कह रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में क्या फ़र्क है। 4√2 मीटर एट 35 डिग्री फ्रॉम ईच बॉडी, मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों जो बॉडीज़ हैं इन दोनों के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि ये 45 है ना, तो 180 में से घटाओगे तो करेक्ट आंसर ये नहीं, ये होगा। और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ भी नहीं कह रहे हैं, ये एंगल कह रहे हैं उन दोनों के साथ कितना एंगल होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है कि स्फीयर है जिसका मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v0 कोलाइड्स अगेंस्ट अ पेंडुलम ऑफ बॉल ऑफ मास m। पहले खुद ट्राई करो इसको, ये और असाइनमेंट है आपका, ध्यान रहे, दिस इज योर असाइनमेंट, राइट। If the 2 masses stick together after the collision, then the maximum height attained will be. तो आफ्टर कोलिजन अगेन यहाँ पे स्टिक टुगेदर लिखा है बच्चों, तो ये दोनों बॉल एक साथ हो गई, टोटल मास 2m हो गया, एंड दे विल हैव अ कंबाइंड वेलोसिटी स्पीड v। सो अगेन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं करना है, वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि कोलिजन के दौरान इंटरनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं अगर इलास्टिक नहीं है तो, सो यू कैन नॉट कंजर्व एनर्जी। तो आर जस्ट आफ्टर द कोलिजन, आई शुड राइट जस्ट आफ्टर द कोलिजन, वी कैन राइट द स्पीड बाय कंजर्विंग द मोमेंटम। सो दैट विल बी mv0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 2mv। सो द स्पीड विल बी v0/2। अब बच्चों इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो ये तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ, ये पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे आपने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों बॉल एक साथ आगे बढ़ेंगी एंड
they will reach certain height h. ये अपने से कुछ हाइट ऊपर चली जाएंगी इनिशियल से। अब यहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है, अब यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा आधे पार्ट के लिए, और फिर बाकी यहां से ऊपर जाने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। अब यहां पे अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो नॉन जीरो है और फाइनल मोमेंटम जीरो है। तो ये 2m मास का जो कंबाइंड लंप है ये v0 स्पीड से चल रहा है। इट इज मूविंग विथ स्पीड v0। इट इज मूविंग विथ स्पीड v0। अब ये h हाइट ऊपर चला गया, कंजर्व कर दो एनर्जी। सो mg इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और v0 बाई 2 थी, सॉरी। सो ये v0 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मास भी डबल था तो 2m इधर भी आएगा और 2m इधर भी आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर ये m और ये 2m कट गया। सो यू विल हैव v0 स्क्वायर बाय 8 विल बी इक्वल टू gh। सो v0 इक्वल टू अंडर रूट 8gh। अच्छा सॉरी, हमें हाइट निकालनी है। सो h विल बी इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय 8g। फोर्थ आंसर। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, फिर इसके आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। एक कार है जिसका मास 1000 kg है, मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड अप द हिल एज शोन। द एयर फ्रिक्शन इज 1000 न्यूटन। द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन इज। तो यहाँ पे बच्चों जो नेट पावर डिलीवर्ड होती है टोटल, दैट इज इक्वल टू डी के बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। देखो जरा, कांस्टेंट स्पीड है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब नेट पावर डिलीवर्ड जीरो। नेट पावर का मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, जैसे एयर पावर द्वारा, एयर की पावर, इंजन की पावर, और mg ग्रेविटी को ना भूलें, ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है। ग्रेविटी अगेंस्ट चल रही है, अप द हिल चल रही है, इसलिए गाड़ी के ऊपर लोड आ जाता है। जब आप किसी इंक्लाइंड उस पर आप गाड़ी को चलाते हैं, एसी बंद कर देते हैं तो चढ़ जाती है गाड़ी, क्योंकि ग्रेविटी का अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एयर फ्रिक्शन भी हमारी गाड़ी की पावर को कम करता है। रादर गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूस एनर्जी पेट्रोल बर्न करना पड़ता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है वो गाड़ी को रोकता है। तो एयर फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी लगता है। तो इसके कारण जो पावर होती है वो नेगेटिव होगी, माइनस एफ इंटू वी 1000 फोर्स हो गया और वेलोसिटी हो गई 10। पावर ऑफ इंजन तो निकालना ही है, ये तो अननोन है। पावर ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी वाले में अगर आप ध्यान से देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, mg, m है 1000 और g हो जाएगा 10। लेकिन वेलोसिटी और g के बीच में अगर आप एंगल देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 30 है, ये एंगल 90 है। तो एफ डॉट वी में एफ वी कॉस थीटा आता है, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस फोर्स लिख दीजिए 10,000, वेलोसिटी लिख दीजिए, एंड देन कॉस थीटा, कॉस है 90 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 0। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू, टोटल पावर, नेट पावर, फिर सबकी अलग अलग पावर। सबकी इंडिविजुअल पावर जब लिख रहे थे तब एफ डॉट वी यूज़ किया, टोटल पावर जब देख रहे थे तो डी के बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखा। तो यहाँ से सीधा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये cos 120 डिग्री बन गया। cos 120 होता है -1/2, तो इसको काट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2, ये 25 जा, तो यहाँ पे -10,000 -50,000 प्लस PE is equal to 0. So power delivered by engine is 60,000 watt, 60 kilowatt
So first answer is correct. So in this question we have a bag जिसका मास है m लटका हुआ है and a bullet जिसका मास है small m comes horizontally with velocity v and gets caught in the bag. तो एक ऐसे बैग लटका हुआ है, इसका मास है m और यहाँ पे एक छोटा सा बुलेट है जिसका मास है स्मॉल m. इट इज़ मूविंग विद स्पीड v. ये जाता है, कॉट हो जाता है इसके अंदर, राइट. देन फॉर द कंबाइंड सिस्टम द मोमेंटम इज. तो बच्चों जब इसके अंदर ये बुलेट फंस जाती है तो ये पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगा v डैश. सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इनिशियल will be equal to P final will be equal to mv plus 0 or will also be equal to m plus capital M into v dash. लेकिन हमें v dash निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो यहीं से ही बोल देंगे भाई हमसे टोटल मोमेंटम ही तो कह रहा है. तो टोटल मोमेंटम तो वही mv हो जाएगा सीधा ही, राइट. अब दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हो जाएंगे क्योंकि टोटल मोमेंटम mv ही है, सिस्टम का मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ. तो अब बचा क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अलग है बच्चों. अब ये नहीं कह सकता k इनिशियल इज नॉट इक्वल टू k फाइनल. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन, वो पूछ रहा है. विल बी इक्वल टू हाफ m प्लस m इंटू वी डैश का स्क्वायर. ध्यान रहे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग लिख रहे हैं वो बराबर नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन बट मोमेंटम इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो यही है mv, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये करना पड़ेगा, v डैश निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से v डैश भी लिख लो, v डैश हो जाएगा यहाँ से mv अपॉन m प्लस कैपिटल M, जो यहाँ पे डाल देंगे तो दिस विल कम आउट टू बी हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर विच इज m इंटू वी अपॉन दिस का होल स्क्वायर. जब आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m प्लस m टाइम्स 2. सो दिस इज ke फाइनल और ke डैश एक ही बात है. So correct answer will be option number 4. m square v square upon 2m plus m. That is your answer. Let's read the question. A block of mass m is allowed to slide down a fixed smooth in inclined plane of inclination angle theta and the slope of length L. What is the power delivered by the force of gravity when the block reaches the bottom? तो एक inclined plane है, एंगल है थीटा और इंक्लाइंड प्लेन के टॉप में है एक स्मॉल बॉल जिसका मास है स्मॉल m. स्मूथ है बच्चों, नो फ्रिक्शन, तो ये नीचे स्लाइड होता हुआ आ जाएगा और एंगल थीटा है. स्लोप की जो लेंथ है वो l है. सो व्हेन इट रीचेस द बॉटम इट विल हैव अ वेलोसिटी लेट्स से v और हमसे पूछ रहा है इस मोमेंट पे पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी. तो इस मोमेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg. ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा. सो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी विल बी f डॉट v. f हो जाएगा mg इंटू v इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. So this will be mg sin theta times v. अब बच्चों v कैसे लिखोगे, अब आपको v भी लिखना है. देखो यहाँ पे v को, तो v लिखना आसान है हमारे लिए. अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g sin थीटा. पता ना एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, mg sin थीटा का कंपोनेंट होता है, mg का साइन थीटा कंपोनेंट होता है. फ्रिक्शन तो है नहीं, तो mg साइन थीटा का जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन करा रहा है. बाय m कर दोगे तो एक्सेलरेशन है g साइन थीटा. अब लिख दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
ओह सॉरी, यहाँ से तो टाइम निकलेगा नहीं, ये यूज़ करो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें v चाहिए। सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 2, a की जगह हो जाएगा g साइन थीटा, s की जगह लिख दोगे l, यहाँ डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी रूट अंडर 2g साइन थीटा टाइम्स l। सो दिस विल बी योर नेट पावर mg इंटू 2gl साइन थीटा। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एक मिनट, एक साइन थीटा बाहर भी है। ओहो हो, तो साइन थीटा को अंदर ले जाते हैं, mg बाहर रह गया। मेरे ख्याल से सब कुछ अंदर ही ले जाना पड़ेगा, तो स्क्वायर करके सब अंदर ले जाओ। सो पूरा एक कंबाइंड रूट बनाओ, m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स 2 इंटू जी इंटू साइन थीटा टाइम्स l। सो नेट पावर विल बी, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो m स्क्वायर g का क्यूब हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, और ये साइन क्यूब थीटा टाइम्स l हो गया, 2m स्क्वायर g क्यूब साइन क्यूब थीटा l, राइट। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि अपने को वेलोसिटी भी लिखनी है पावर में, और उसके बाद फोर्स भी लिखना है, फिर उसका एंगल भी लिखना है, तीनों चीज़ लिखनी है। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस असाइनमेंट। आई होप आपको इस लाइव सेशन और उसके साथ ही जो एडवांस असाइनमेंट दिया गया, इससे काफ़ी हेल्प मिली। बट अभी भी काफ़ी मेहनत बाकी है। अभी भी अपने मॉड्यूल से जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उन्हें कर लीजिए, PYQ सॉल्व कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तब जा कर के एक कंप्लीशन की आपको खुद फील आएगी, और डेफिनेटली आप किसी भी टाइम प्रिपेयर रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।